Welcome you all to the online classes of Growth Hub. Today we are going to start with a new chapter, and that is basic geometrical ideas. In this chapter we are going to learn about the point, the line segments, ray, etc. ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं जो कि हमको ज्योमेट्री में यूज में आती हैं वो सब हम लोग आज यहाँ पे सीखने वाले हैं. ठीक है, तो बहुत बेसिक से देखेंगे बिकॉज क्लास 6 है और ज्योमेट्री इसमें सिर्फ इंट्रोड्यूस होता है पहली बार अच्छी तरीके से. तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, हम लोग बहुत आराम से बहुत धीरे धीरे हम लोग इन चीज़ों को सीखने वाले हैं. ठीक है, चलिए ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट. पहले तो आपके सामने लिखा हुआ है कि एक्चुअली ज्योमेट्री होता क्या है. ठीक है, डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो. द टर्म ज्योमेट्री इज द इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रीक वर्ड जियोमेट्रॉन. दैट इज, ये जो आपका ज्योमेट्री है वर्ड कहाँ से आया है, वो एक ग्रीक वर्ड है जो क्या है आपका जियोमेट्रॉन, वहां से आया है. जहाँ पे जियो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ. आप सबको पता है जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो वहां पे जियो और ग्राफी होता है, तो जियो मतलब क्या होता है, अर्थ होता है, सबको पता है. ठीक है, एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट. ठीक है, तो आपको बोल रहा है जो आपका ज्योमेट्री है वो एक जियोमेट्रॉन वर्ड से आया है जो कि ग्रीक वर्ड है, जहाँ पे जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट. ठीक है, Here we will discuss some basic concepts in geometry. तो वही हम बोल रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग कुछ बेसिक सीखेंगे ज्योमेट्री के बारे में. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग इट मैं इस वर्ड को अच्छे से आपको बता देता हूँ कि ज्योमेट्री जो है बेटा किस वर्ड से आया है. वो वर्ड आया है जियोमेट्रॉन से, जिसमें दो वर्ड्स छुपे हुए हैं. पहला है आपका जियो और दूसरा वर्ड आपका है मेट्रॉन. ठीक है, जियो मतलब बेटा होता है अर्थ, सबको पता है, और जो मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट. ठीक है, ठीक है, तो आपका ये जो ज्योमेट्रॉन वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है किसका, ज्योमेट्री का. ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्री, वैसे ही ग्रीक में हम लोग क्या बोलते हैं, जियोमेट्रॉन, जो दो वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट वन इज जियो एंड द सेकेंड वन इज मेट्रॉन. जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट. ये तो बात हुई थ्योरी की, दैट इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट, बट आपको पता होना चाहिए एक्चुअली में ये वर्ड आया कहाँ से, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द बेसिक्स ऑफ इट, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे कॉन्सेप्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये देखिए आपके सामने पहला जो हेडिंग लिखा हुआ है वो आपका क्या है, दैट इज अ पॉइंट. तो बेटा पॉइंट क्या होता है, पॉइंट एक डायमेंशनलेस एंटिटी है. मतलब पॉइंट जो होता है उसकी ना ही कोई लेंथ होती है, ना ही उसकी कोई ब्रेड्थ होती है, ना ही उसकी कोई हाइट होती है. मतलब इतना छोटा सा एक डॉट होता है जिसमें ना लेंथ मेजर हो सकती है, ना ब्रेड्थ मेजर हो सकती है, ना ही हाइट मेजर हो सकती है. मतलब एक डायमेंशनलेस होता है वो, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता. जैसे मैंने यहाँ पे एक ऐसे डॉट बनाया, तो बेटा ये लग तो पॉइंट जैसा रहा, इसको हम लोग बोल देते हैं कि एक पॉइंट है. ठीक है, बट अगर इसको हम लोग माइक्रोस्कोप में देखें तो ये पॉइंट जैसा नजर नहीं आएगा. ये थोड़ा सा बड़ा पॉइंट डॉट है जिसमें लेंथ और विड्थ आपको समझ में आने लग जाएगी. ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि अपनी समझदारी के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कंपास का एक टिप होता है, उसको जब धीरे से आप टच करोगे तो उससे जो बनेगा उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक पॉइंट है, या फिर बोल सकते हैं ऑलमोस्ट एक पॉइंट है, क्योंकि उसका कोई ना लेंथ होगा ना ही उसका कोई विड्थ होगा, वो छोटा सा एक डॉट होगा. सिमिलरली आपके पास कोई नीडल हो, उस नीडल से आप हल्का सा एक डॉट बना दो, उसको हम लोग पॉइंट बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी ना कोई लेंथ होगी ना ही उसकी कोई विड्थ होगी. ठीक है, सिमिलरली का एग्जांपल दिया हुआ है, एक शार्पेंड पेंसिल है, पेंसिल को अच्छे से शार्प कर दिया आपने और उसके अंदर हल्का सा डॉट बनाया, तो वो क्या बनाएगा, क्या हो जाएगा, वो दैट विल बी अ पॉइंट. उसका कोई लेंथ विड्थ नहीं होता. तो आपको अगर कोई पूछे पॉइंट क्या होता है, तो बेसिकली आपको बोलना है इट इज a dimensionless एंटिटी. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक डायमेंशनलेस एंटिटी है. इसका मतलब है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, इट डज नॉट हैव एनी लेंथ. इसकी कोई लंबाई या लेंथ नहीं होती. नेचुरल सी बात है, पॉइंट है, डॉट है, उसकी कोई लंबाई होगी, बिल्कुल नहीं होगी. साथ ही साथ इट डज नॉट हैव एनी विड्थ, इट डज नॉट हैव, या इट की बात करें तो हैज लिखेंगे ना, नेचुरल सी बात है. इट डज नॉट हैज एनी लेंथ, इट डज नॉट हैज एनी विड्थ, है ना ही उसकी कोई लेंथ होती है
ना ही उसकी कोई विड्थ होती है, और हाइट तो नेचुरल सी बात है नहीं होगी, मतलब कोई डायमेंशन नहीं होगी, बिल्कुल एक सिंपल सा माइन्यूट सा एक डॉट होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि आपका जो पॉइंट होता है वो क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं लाइन की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लाइन की। ठीक है, लाइन क्या होता है बेटा, लाइन इज दैट स्ट्रेट पाथ, वो एक ऐसा स्ट्रेट पाथ होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। क्या होता है, इट इज अ स्ट्रेट पाथ, ये एक स्ट्रेट पाथ होता है विच डू नॉट, सिंगुलर है, विच डज नॉट हैव, हम हैव इसलिए बोल रहे हैं कि लाइन हम इन जनरल सारी लाइन्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, विच डज नॉट हैव एनी लिमिट, ऐसा स्ट्रेट पाथ जिसकी कोई लिमिट ना हो उसको हम लोग लाइन बोलते हैं। उसको आप मेजर नहीं कर सकते, इतनी लाइन का मतलब होता है एंडलेस, नो लिमिट मतलब होता है कैसी है ये, एंडलेस है। ठीक है, इसका मतलब इसका कोई एंड नहीं है। जैसे आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हो, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाई जो आगे से भी कंटिन्यू बढ़ सकती है और पीछे से भी कंटिन्यू बढ़ सकती है। इट कैन बी इंक्रीज्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इट कैन बी इंक्रीज्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जो लाइन होता है वो आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी एंडलेस जा सकता है आगे तक, और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी एंडलेस जा सकता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो लाइन है वो होती है विदाउट लिमिट, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, वो एंडलेस होती है। बस आपको ध्यान रखना है कि लाइन जो है वो एक स्ट्रेट पाथ है जो एंडलेस होता है, मतलब उसकी कोई लेंथ नहीं होती, उसको मेजर नहीं कर सकते हो आप। वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी आगे जहां तक आप ले जाना चाहो वहां तक जाएगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जहां तक ले जाना चाहो वहां तक जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैंने अगर सिंपल सी लाइन ऐसे बना दी तो इसका मतलब ये नहीं कि बस यहीं तक लिमिट हो गई इसकी, ये आगे भी जहां तक आप ले जाना चाहो ये आगे जाएगी, और जहां तक आप पीछे ले जाना चाहो ये पीछे भी जाएगी। सिंपल सी बात है, आप आई होप समझ गए होंगे। लाइन क्या होती है, वो एक ऐसा स्ट्रेट पाथ होता है जो कहीं तक भी एंडलेस तरीके से आगे या पीछे एक्सटेंड किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि लाइन क्या होता है। ठीक है, इस तरह से आपने बुक्स में भी देखोगे तो थ्योरी कुछ ना कुछ लिखी होगी, बट यहाँ से आप क्लियरली समझ सकते हो कि उसका मतलब एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास आता है लाइन सेगमेंट। क्या है हमारे पास बेटा, लाइन सेगमेंट। क्योंकि यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक वर्ड है लाइन और दूसरा वर्ड है सेगमेंट। इससे क्या समझ सकते हैं हम लोग, इससे ये समझते हैं कि एक ऐसी लाइन जिसका एक सेगमेंट काट दिया जाए और बाहर निकाल लिया जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एरो नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे ये डॉट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डॉट, बिकॉज लाइन सेगमेंट जो होती है वो एक फिक्स्ड लेंथ होती है, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। देखिए एक लाइन है बेटा, अब आपने पढ़ा लाइन जो होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी अनलिमिटेड जा सकती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी अनलिमिटेड जा सकती है। लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसी लाइन का एक हिस्सा अगर काट लो आप ऐसे इस तरीके से, इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, तो इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो इसकी स्पेशलिटी क्या, इसकी स्पेशलिटी है इट हैज डेफिनेट लेंथ। इसकी क्या होगी, डेफिनेट लेंथ होगी, मतलब इसको आप आराम से मेजर कर सकते हैं। इसीलिए जब कभी भी आपको टीचर बोलता है कि ड्रॉ करिए अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, वो कभी ये नहीं बोलता ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर। अगर कोई बोल रहा है ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे सर दिस इज रॉन्ग। व्हाई, बिकॉज लाइन की कोई लेंथ नहीं होती, लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है। इसलिए हम इसमें बोल रहे हैं कि इट हैज अ डेफिनेट लेंथ, लाइन सेगमेंट का एक डेफिनेट लेंथ होता है जिसको आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इट हैज 2 एंड पॉइंट्स। क्या होगा बेटा, इट हैज 2 एंड पॉइंट्स। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी अब आगे नहीं बढ़ सकता, फिक्स हो गया है, और बैकवर्ड में भी आगे नहीं बढ़ सकता पीछे की तरफ, क्योंकि ये फिक्स हो गया है। क्योंकि इसकी लेंथ कैसी होती है, डेफिनेट होती है। डेफिनेट मतलब क्या होता है, फिक्स्ड होती है। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया किसी ने कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगा भाई, दिस इज ए, दिस इज बी, एंड मैं बोलूंगा ये 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गई, अब इसमें कुछ और नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, एक फॉरवर्ड आगे भी एक एंड पॉइंट होगा और पीछे भी एक एंड पॉइंट होगा। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो आपका लाइन सेगमेंट होता है उसका लेंथ फिक्स होता है, इट हैज अ फिक्स्ड लेंथ। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं।
ठीक है, आप समझ गए होंगे। पॉइंट में क्या था, उसमें ना ही कोई लेंथ थी, ना ही विड्थ थी, ना ही हाइट थी। उसके लाइन में क्या था, लाइन एंडलेस होती है, उसकी कोई लेंथ फिक्स नहीं होती, वो आगे भी बढ़ती चली जाती है और पीछे भी बढ़ती चली जाती है। फिर हमने देखा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, लाइन सेगमेंट की एक फिक्स्ड लेंथ होती है, किसी लाइन का एक सेगमेंट आप काट दोगे उसको क्या बोलते हो, लाइन सेगमेंट बोलते हो। इसमें मैंने क्या बोला, इट हैज डेफिनेट लेंथ, उसकी लेंथ जो होती है फिक्स्ड होती है। उसके मैंने क्या बोला, इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं, अगली तरफ भी एंड पॉइंट होता है और पीछे की तरफ भी एंड पॉइंट होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं और अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रे। ठीक है, रे। अब रे क्या है बेटा, आप इमेजिन करो सन को, किसको इमेजिन करो, सन को, दिस इज सन। ओके, आप क्या देखते हो, सन से रेज ऐसे बाहर की तरफ निकलते हैं, हम बोलते हैं ना सन रेज है, ये सन के रेज निकल रहे हैं बाहर की तरफ। ठीक है, तो ऐसी लाइंस या ऐसे पाथ, रास्ते जिनमें एक ही एंड पॉइंट हो या किसी सोर्स से निकल रहे हो ना, हम बोल रहे हैं देखो ये सोर्स है, ये सन क्या है, सोर्स है। ठीक है, और ये लाइंस जो हैं आगे की तरफ बढ़ रही है, पीछे की तरफ फिक्स है, तो हम बोलते हैं इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट। ठीक है, इसका जो होता है सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। दूसरा क्या बोलते हैं, दे ओरिजिनेट फ्रॉम अ सोर्स, दे ओरिजिनेट फ्रॉम अ सोर्स, वो एक सोर्स से निकलते हैं। तो ये सोर्स है सर, वहां से ऐसे रेज निकल रहे हैं, आगे तो कहीं तक भी जा सकते हैं, आगे इनकी जो लेंथ है कहीं तक भी बढ़ सकती है, बट पीछे ये पॉइंट फिक्स है, ये सन के पीछे नहीं जा पाएंगे ना, ये सन से ही निकल रहे हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि ऐसे फिगर्स, ऐसे पाथ, स्ट्रेट पाथ जिनका कोई ना कोई सोर्स हो, या फिर बोल सकते हैं उसका एक एंड पॉइंट हो और एक एंड फ्री हो। मतलब यहाँ बनाऊं मैं इस तरह से रे को, ये बेटा रे होगी, ये इसका क्या है, ये इसका फिक्स्ड पॉइंट है जो एक्सटेंड नहीं हो सकता, और ये इसका कैसा पॉइंट है, ओपन पॉइंट है, इसका ओपन पॉइंट है। ठीक है, जो कि आगे तक बढ़ता जाएगा जहां तक आप ले जाना चाहो, जब तक इसको रोकोगे। ठीक है, अब आप देखो मैं डिफरेंस बताता हूं आपको लाइन में, लाइन सेगमेंट में और रे में। अब देखो मैं ये समझ गए होंगे आप लोग, रे क्या होता है। रे एक ऐसी लाइन होती है जो एक आगे की तरफ से बढ़ती जाती है बट पीछे फिक्स होती है, वो किसी न किसी सोर्स से निकल रही होती है ना, ये तो आप समझ गए होंगे। उसके पास क्या एक एंड पॉइंट है और एक सोर्स से ओरिजिनेट हो रही होती है और दूसरा ओपन पॉइंट होता है, उसका भी बताया मैंने आपको। अब यहाँ पे हम देखेंगे कंपैरिजन किसका किसका, हम देखेंगे लाइन को देखेंगे, फिर हम लोग लाइन सेगमेंट को देखेंगे, फिर हम लोग रे को देखेंगे। ठीक है, तो बड़ा देखो लाइन में क्या होता है, दोनों पॉइंट्स ओपन होते हैं, ये आगे भी बढ़ सकती है और ये पीछे भी बढ़ सकती है, कोई इसकी लिमिट नहीं है, ना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में और ना ही बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक, लाइन सेगमेंट की बात करें, लाइन सेगमेंट आगे से भी फिक्स होती है, पीछे से भी फिक्स होती है, इसका मतलब नहीं है आगे बढ़ सकती है ना ही पीछे बढ़ सकती है, इसीलिए इसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है। क्या होती है इसकी, एक फिक्स्ड लेंथ होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रे की। रे में क्या होता है बेटा, एक तरफ तो फिक्स होगा और आगे ये जहां तक आप ले जाना चाहो वहां तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं कि ये जो है आपका ओपन पॉइंट है और ये जो है आपका फिक्स्ड पॉइंट, इसी को हम लोग सोर्स भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, सोर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हो घर पे अगर बल्ब है ना, अगर आपके पास बल्ब है इस तरह से, ठीक है, ये उसका फिलामेंट होता है इस तरह। ठीक है, तो उससे जब आप उसको ऑन करते हो लाइट रे बाहर निकलती है, लाइट रेज बाहर निकलती है इस तरह से। ठीक है, तो इनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेज। वाई, बिकॉज ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो कहीं तक भी जा सकती हैं बट एक सोर्स से निकल रही हैं, तो ये जो पॉइंट है इसका ये फिक्स है, इसके पीछे कुछ भी नहीं जाता। ठीक है, सोर्स से बाहर जो चीज निकलती है उसको हम लोग रे। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि आपका लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, चलो नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने जो है वो क्या है, आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन बेटा क्या होता है, जैसे आप फिगर देख पा रहे हो, एक लाइन है L1 ये वाली, एक लाइन है L2 ये वाली। ठीक है, मैं यहाँ ड्रॉ भी कर देता हूँ। एक लाइन थी बेटा ये जिसको मैं L1 बोल रहा हूँ और एक लाइन है ये जिसको मैं L2 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो
ऐसे दो लाइंस जो एक दूसरे को कट करते हैं, हम क्या बोलेंगे, व्हेन टू लाइंस कट ईच अदर at a point they are called intersecting lines. ठीक है, वो बोल रहा है जब दो लाइंस एक दूसरे को एक किसी पॉइंट पर यहां पर सपोज कट कर रही हैं, तो ऐसे लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे लाइंस को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर? तो अब सिंपल सी बात है, जब कोई दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट करते हैं तो उनको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। कई बार बेटा ये कट करते हुए नजर नहीं आते, फिर भी वो कट करते हैं। जैसे देखो, ये समझ गए आप लोग, है ना? रफ कर देता हूँ। एक लाइन बेटा ऐसे जा रही थी और दूसरी लाइन ऐसे आ रही थी, ठीक है? ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2, और आपसे पूछा जाए क्या ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस है कि नहीं, तो बच्चा अगर ज़्यादा सही से डीप में पढ़ा नहीं होगा तो उसने वो बोलेगा कि हाँ ये सब कट नहीं कर रही है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है। बट मैंने अभी क्या बताया कि जो लाइंस होती हैं वो कहीं तक भी एक्सटेंड हो सकती हैं। तो अगर आप मैं इसको आगे बढ़ा दूँ ऐसे तरीके से तो यहाँ पे कट करती नजर आएगी, आप बोलोगे बिल्कुल सर। तो ऐसी लाइंस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, जो भले दिख ना रही हो बट इस तरह से एंगल बना रखी होंगी कि अगर उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको आगे प्रोड्यूस किया जाए तो वो एक दूसरे को कट कर देंगी। तो ये भी क्या कहलाती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, व्हेन टू लाइंस कट ईच अदर एट अ पॉइंट और अपीयर टू बी कटिंग, मतलब या तो कट कर रहे हो या तो ऐसा लग रहा है कि आगे जाके कट कर देंगे, उन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। ठीक है, और बेसिक सी चीजें हैं, आप ये सब समझ जाओगे तो आगे आपके लिए जो टर्म्स आएंगे वो आपको डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, हमारे पास आ रहा अगला हमारे पास है पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस बेटा क्या होते हैं, दो लाइन मैंने ड्रॉ करे, मैंने, ठीक है, ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। L1 और L2 पहले का साइन ये होता है, ऐसे का कहीं बना हो तो आप तुरंत बोल दोगे कि L1 और L2 क्या है, पैरेलल है। क्या बोलेंगे इसको, L1 इज पैरेलल टू L2। इसका मतलब क्या होता है पैरेलल का, टू लाइंस which never meets, ऐसी दो लाइंस जो कभी मीट ना करें। जैसे आपने देखे होंगे ट्रैक, देखे होंगे रेलवे ट्रैक्स, वो इस तरह से बनाए जाते हैं, अगर सीधा सीधा जा रहा है, बाद में कहीं मुड़ रहा है हो रहा है तो अलग बात है, किसी दूसरे ट्रैक से मिलेगा जाके, बट आपस में जो ट्रैक के लाइंस होंगे वो कभी मिलते नहीं है, क्योंकि वो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि ऐसे दो लाइंस जो कभी मीट ना करें, जो एक दूसरे से कभी मिले ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। बट इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट जो आपको समझनी है वो ये है कि कभी भी इस लाइन के पॉइंट के सामने वाले पॉइंट को अगर जोड़ेंगे, मतलब एक पॉइंट यहाँ लिया, उसके जस्ट सामने एक दूसरी लाइन पर दूसरा पॉइंट लिया, जस्ट सामने, ऐसे ही और भी बहुत सारे पॉइंट लिए, एक पहला पहली लाइन पे, दूसरा दूसरी लाइन पे, पहला पहली लाइन पे, दूसरा दूसरी लाइन पे, पहला पहली लाइन पे, दूसरा दूसरी लाइन पे, बट वो पॉइंट्स एक दूसरे के सामने वाले होने चाहिए। तो ये जो लेंथ आएगी बेटा, ये जो लेंथ आएगी वो हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये लेंथ हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ये बदलेगी नहीं। अगर ये बदलने लगेगी तो वो जो लाइंस हैं कभी पैरेलल नहीं हो पाएंगी, वो कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगी। जैसे अगर मैं ऐसे बना दूं एक और एक मैं ऐसे बना दूं, तो आप देखो यहाँ पे लेंथ ज्यादा है, यहाँ कम कम और कम होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि आगे जाके कहीं ना कहीं जाके वो क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो ऐसे लाइंस पैरेलल नहीं है, कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है। बट ऐसे लाइंस जिनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, उनको हम लोग पैरेलल लाइंस बोलते हैं। और पहली डेफिनेशन तो हमेशा वैलिड है, क्या है कि टू लाइंस विच नेवर मीट्स, ऐसी लाइन जो कभी मीट नहीं करते उनको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। दूसरा आप ये भी बता सकते हो कि उनके बीच का डिफरेंस या डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा सेम या फिर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पैरेलल लाइंस और ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप नोट डाउन कर सकते हो, पॉज करने कोई बड़ी बात नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, बट मेरा अभी काम ये है कि मैं आपको समझाऊं कि एक्चुअल में ये पैरेलल लाइंस होते क्या है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव फर्दर। वी हैव कोलिनियर लाइंस। ठीक है,
एक्चुअली कोलिनियर लाइंस नहीं, दिस इज कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, ये कोलिनियर पॉइंट्स। और दूसरा हमारे पास यहीं पे होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस, दिस इज कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है कोलिनियर लाइंस और दूसरा हमारे पास है सॉरी कोलिनियर पॉइंट्स और दूसरा हमारे पास है कॉन्करेंट लाइंस। दोनों क्या होते हैं, लेट्स सी दैट, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो अगर मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है, और उसके जितनी वो भाई आपको सब पहले से पता है कि जो लाइन होती है वो बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर बनती है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स जो एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो हम क्या बोल देंगे, द पॉइंट्स which are in a straight line, ठीक है। ऐसे पॉइंट जो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में होते हैं, सिंगल भी लिख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। द पॉइंट्स विच आर इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट्स जो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में होते हैं उनको हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे अगर मैं एक पॉइंट यहाँ बनाऊं और एक ये पॉइंट यहाँ बनाऊं, तो आप अगर एक लाइन ड्रॉ करोगे तो दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर कभी आप दो पॉइंट्स बनाओगे तो आप कहीं बना दो वो हमेशा कोलिनियर होंगे। अगर मैंने एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, तो भी सिंगल लाइन में आ जाएंगे वो दोनों, है ना, तो भी दोनों आ जाएंगे सिंगल लाइन में। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। क्या बोलोगे आप, 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। कोलिनियर मतलब बेटा बताया ना मैंने, एक ही लाइन में होते हैं। तो 2 पॉइंट्स तो हमेशा एक लाइन में होंगे अगर 2 हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ कहूँ कि 2 से ज्यादा पॉइंट्स हो गए, है ना, मैंने 1, 2 और 3 पॉइंट बना दिया ऐसे, तो क्या एक लाइन में आएंगे? ये दोनों आ सकते हैं एक लाइन में, ये दोनों एक लाइन में आ सकते हैं, ये दोनों एक लाइन में आ सकते हैं, लेकिन तीनों एक लाइन में नहीं है। बट अगर मैं ऐसे 1, 2, 3 ऐसे बना दूं तो तीनों एक लाइन में आ भी गए। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि अगर 2 से ज्यादा पॉइंट्स, ध्यान रखना बात को, अगर 2 से ज्यादा पॉइंट्स हैं तो वो कोलिनियर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कोई कंपलसरी बात नहीं है कि होंगे ही होंगे या नहीं ही होंगे, ठीक है, बात समझो। अगर 2 पॉइंट्स हैं तो हमेशा कोलिनियर होंगे। व्हाई? बिकॉज 2 पॉइंट्स को आप हमेशा एक लाइन में जोड़ सकते हो। लेकिन अगर 2 से ज्यादा पॉइंट्स हों, जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट्स थे, वो हो भी सकते हैं कि कोलिनियर हो, मतलब एक लाइन में हो, और हो भी सकता है कि ना भी हो। जैसे ये इसमें देखो 3, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, तीनों का एक लाइन में है, नहीं है। इसमें देखो एक पॉइंट ये है, एक ये है और एक ये है, तीनों एक लाइन में है, हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ से एक चीज आप समझ सकते हो, क्या समझना है कि 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, बट if the points are more than 2 then they can be collinear or they cannot be collinear। मतलब अगर 2 से ज्यादा पॉइंट हैं तो कोलिनियर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, समझ गए होंगे आप लोग। नाउ लेट्स सी कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं। कॉन्करेंट लाइंस, अगर बहुत सारे लाइंस, 2 से ज्यादा लाइंस एक ही पॉइंट से मूव करते हैं, एक ही पॉइंट पर कट करते हैं, तो उनको हम लोग कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। जैसे मैंने ये बताया था, अगर 2 लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर दें तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको हम लोग बोलते थे इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते थे? इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, क्या बोलते थे? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते थे। लेकिन अगर 2 से ज्यादा लाइंस है, 2 से ज्यादा लाइंस है और वो सब एक ही पॉइंट पर जाके कट हो रही हैं, एक ही पॉइंट पर जाके कट हो रही हैं, जैसे कि ये, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। ये डिफरेंस होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस और कॉन्करेंट लाइंस के बीच में। अगर सिर्फ 2 लाइंस हैं, एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर 2 से ज्यादा लाइंस है और एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कॉन्करेंट लाइंस। क्लियर? तो दो लाइंस एक पॉइंट पर कट करेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर 2 से ज्यादा लाइंस एक पॉइंट पर कट करेंगे तो कॉन्करेंट लाइंस होता है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे सब लोग। अब हम लोग जरा थोड़ा सा एक एक्सरसाइज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। क्या लिखा हुआ है आपके सामने? पहला क्वेश्चन है, 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर मतलब होता है
जो एक ही लाइन में ना आते हो तो क्या बोल सकते हो, ए, और उसके बाद बोल सकते हो बी, सी और डी। भाई ए भी तो कोलिनियर है, एक ही लाइन में है, बट चारों कोलिनियर नहीं है ना। क्या चारों एक ही लाइन में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, तो आप बोल सकते हो ए बी सी एंड डी आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, अगर बोलता कि कोलिनियर बताओ कोई दो, तो या तो ए बी बोलते, या तो बी सी बोलते, या तो सी डी बोलते, या तो डी ए बोलते, क्योंकि ए और बी भी एक ही लाइन में है, बी और सी भी एक ही लाइन में है, सी और डी भी एक ही लाइन में है, और डी और ए भी एक ही लाइन में है। पर उसने कहा है कि आपको 4 पॉइंट बताने हैं जो कोलिनियर नहीं है, तो ए बी सी डी विल बी द आंसर। चारों एक ही लाइन में नहीं, अलग अलग लाइंस में। ठीक, सेकेंड है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एल एंड एम। बोल रहा है एल और एम का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए। लाइन एल कहाँ है भाई, ये लाइन है ये वाली, और एम कहाँ है भाई, ये है एम। कहाँ मिल रहे हैं, बी पर मिल रहे हैं, बी पर मिल रहा है ना, एल और एम कहाँ मिल रहे हैं, बी पर मिल रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एल और एम का कहाँ है, बी पर है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर एंड एन, आर और एन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए। आर कहाँ है, ये आर है, ये आर है, एन कहाँ है, एन ये है, तो आर और एन कहाँ मिल रहे हैं, डी पर मिल रहे हैं, तो और आर और एन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, डी होगा। ठीक है, अब यहाँ फोर्थ पे आइए, क्या लिखा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्यू एंड एन। क्यू और एन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए। क्यू कहाँ है, ये लाइन है क्यू, और एन कहाँ है, एन कहाँ भाई, एन ये है, एन ये है, ये ना एन, एन और क्यू इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर है, सी पर है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्यू एंड एन कहाँ पर है, सी पर, तो सी विल बी द आंसर। ठीक है, फिफ्थ पे आइए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस पी एंड क्यू। पी और क्यू का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है आपको। ठीक है, पी कहाँ है, ये पी है, दिस इज पी, दिस इज पी, और क्यू कहाँ है, ये क्यू है, कहाँ मिल रहा है, ए पर मिल रहा है, तो पी और क्यू का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर होगा, ए पर होगा। आप समझते हो, इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब क्या होता है, जहां पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है 4 लाइन सेगमेंट्स बता दीजिए। लाइन सेगमेंट मतलब होता है जो फिक्स लेंथ होता है, तो ए और बी, ए के ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, जो फिक्स हो गया, तो ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गई, उसके बाद बी सी एक लाइन सेगमेंट हो गई, फिर सी डी एक लाइन सेगमेंट हो गई, और फिर डी ए एक लाइन सेगमेंट हो गई। तो कौन कौन सा लाइन सेगमेंट होगा, एक हो गया ए बी, दूसरा हो गया बी सी, फिर हो गया सी डी, और फिर हो गया आपका लास्ट में डी ए। ये चारों क्या है, लाइन सेगमेंट है, क्योंकि इनकी लेंथ क्या है, फिक्स है, फिक्स लेंथ है। ए बी यही रहेगा, बी सी यही रहेगा, सी डी यही रहेगा, डी ए यही रहेगा ना, फिक्स लेंथ हो गए इनके, इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे 4 लाइन सेगमेंट्स। अब वो पूछ रहा है 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन क्यू। क्यू लाइन पर 2 पॉइंट बताइए। कहाँ है क्यू लाइन भाई, ये क्यू लाइन है, 2 पॉइंट कौन कौन से इस पर है, एक ए पॉइंट है और एक सी पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट है, एक ए पॉइंट है और एक सी पॉइंट। ठीक है, तो आई होप आप क्लियर, आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है और क्या क्या इसकी चीजें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कर्व्स। कर्व्स क्या होते हैं बेटा, कर्व्स जो होते हैं वो या तो स्ट्रेट लाइन से बनता है, या तो एक ऐसा घूमने वाली लाइन से बनता है, उनको कर्व बोलते हैं। अगर एक ऐसे लाइन बनी हुई है ऐसे करके, तो उसको भी कर्व बोलेंगे, और कुछ ऐसे बना हुआ है, या ऐसे बना हुआ है, या ऐसे बना हुआ है, कुछ भी बना हुआ है, इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, यही होता है कर्व। या तो स्ट्रेट लाइन एक बनी होगी है, तो ऐसे घूमे, ऐसे ऐसे घूमते हुए कुछ फिगर्स बने होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, कर्व्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब बात आती है ओपन कर्व और क्लोज कर्व की। तो ओपन कर्व क्या होता है, ऐसे कर्व्स जिनके अंदर आप जा सकते हो, मतलब जो चारों तरफ से बंद नहीं है, दे आर ऑन ओपन कर्व। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे ये आपके पास है, ये देखो यहाँ से ओपन है, यहाँ से ये क्या है, ओपन है, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन कर्व। यहाँ पे भी आप देखिए, दिस इज द फिगर, ऐसे बना हुआ है, यहाँ से ओपन है, इसलिए इसको ओपन कर्व बोलते हैं। द फिगर्स विच आर नॉट कंप्लीटली क्लोज्ड, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन कर्व बोलते हैं। यहीं पे एक चीज आती है क्लोज कर्व। अगर कोई कर्व ऐसे पूरा बंद है ना, ऐसे मैंने बना दिया पूरा बंद है, ठीक है, ऐसे मैंने बना दिया, ये पूरा बंद है ना, क्लोज्ड है एकदम, सब क्लोज्ड है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कि क्लोज्ड कर्व्स होते हैं। क्या होते हैं, क्लोज्ड कर्व्स होते हैं। तो ओपन कर्व्स ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी साइड से ओपन होंगे, और क्लोज कर्व्स कौन से होते हैं, जो चारों तरफ से क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे, बंद होंगे। तो ये सिंपल सा ओपन कर्व और क्लोज कर्व की बात हो गई। ठीक है, नाउ पोजीशन इन द फिगर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब कोई फिगर आपके पास बना हुआ है और आपसे पूछा जाए कि कौन सा फिगर के अंदर है, कौन सा फिगर के बाहर है, और कौन सा फिगर के ऊपर है, दैट मीन्स which point is inside the figure, which point is outside the figure and which point is on the figure। ठीक है, 3 चीजें होंगी आपके पास। फर्स्ट इज
इनसाइड, कभी कभी इनसाइड को हम लोग इंटीरियर भी बोलते हैं। दूसरा होगा आउटसाइड, आउटसाइड को हम लोग कभी कभी एक्सटीरियर भी बोलते हैं। और तीसरा होगा आपका ऑन द फिगर, फिगर के ऊपर, ऑन द फिगर, है ना। तो ये तीन चीजें होंगी। तो आपके पास एग्जांपल है, 3 पॉइंट्स हैं ए, बी एंड सी। तो ए बेटा कहाँ पर है, ए आपका जो है वो, ए जो है आपका वो क्या है, अंदर है ना, तो इसको बोलेंगे इनसाइड द फिगर। कैसा, कहाँ पर है ये, इनसाइड द फिगर, ठीक है। फिर बात की जाए बी की, तो बेटा बी कहाँ पर है, एकदम बाउंड्री पर है। तो जो भी चीजें बाउंड्री पर होती हैं उनको हम बोलते हैं वो कहाँ पर है, ऑन द फिगर है। कहाँ पर है, ऑन द फिगर। क्या बोलते हैं, वो कहाँ पर है, वो है आपके ऑन द फिगर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो उस फिगर के अंदर होते हैं कंप्लीटली, उनको हम बोलते हैं कि दे आर इनसाइड द फिगर। ऐसे पॉइंट्स जो बॉर्डर लाइन पर होते हैं, दे आर नोन एज, दे आर ऑन द फिगर। और ऐसे पॉइंट्स नेचुरली जो उस फिगर के बाहर हैं, दे आर नोन एज, दे आर आउटसाइड द फिगर। ठीक है, तो सिंपल जस्ट क्या है इसका, अगर कोई पॉइंट बाउंड्री के अंदर है तो दैट इज नोन एज दे आर इनसाइड द फिगर, या उसको बोलेंगे वो इंटीरियर पे है। अगर कोई बाउंड्री के ऊपर है तो हम बोलेंगे वो कहाँ पर है, ऑन द फिगर है। अगर कोई बाउंड्री के बाहर है तो उसको हम बोलेंगे दे आर इन द एक्सटीरियर्स, या हम बोलेंगे दे आर आउटसाइड द फिगर, ठीक है। So that is all in today's class. We have learned the basics of the geometry, that is what is point, what is line segment, what is line, what is ray, what are curves, what are open curves, what are closed curves, and how we will be finding out the points which are inside, outside or on the curve. So that is all for today's class. See you in the next class everyone. Thank you.